जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मदन धाकड़। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, साइंस की सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। ठीक है, समय वेस्ट न करते हुए हम शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं कोशिका झिल्ली को। कोशिका झिल्ली, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है। कोशिका झिल्ली को ही नाम दिया गया है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन को ही नाम दिया गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और कोशिका झिल्ली को ही नाम दिया गया कोशिका काय। कोशिका काय, ठीक है। तो इतने सारे नाम हैं इनके: कोशिका झिल्ली, कोशिका काय, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं बता दे रहा हूं ये कहाँ होता है। ये आपकी कोशिका है, और कोशिका के अंदर जो सेकंड लेयर दिख रही है आपको, इसी सेकंड लेयर को नाम दिया गया है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। देख पाए होंगे क्योंकि मैंने इससे पहले आपको डायग्रामेटिकली चीज़ें समझा दी है, ठीक है। मैं एक बात कह देता हूं कि यह कोशिका झिल्ली सभी में पाई जाती है। क्या बोल सकता हूं? कोशिका झिल्ली सभी जंतुओं में पाई जाती है। तो एक बात लिख सकते हैं कि यह कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली पादपों में दूसरे नंबर की व जंतुओं में पहले नंबर की झिल्ली है। पहले नंबर की झिल्ली है। पहले नंबर की झिल्ली है, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली पादपों में दूसरे नंबर की, जबकि जंतुओं में पहले नंबर की झिल्ली है, ठीक है दोस्तों। चलिए और बात करते हैं इसकी प्रकृति की। तो आप बोलेंगे यह सजीव है, यानी लिविंग्स, जिंदा है, क्योंकि कोशिका भित्ति के अंदर होती है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। ये लचीली होती है, आकार प्रदान करती है, नमी बनाए रखती है, ये इसके कार्य भी हैं, ठीक है। उसके बाद इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों में एक और आता है निर्माण, इसका ओरिजिन, निर्माण। तो कोशिका झिल्ली का निर्माण कैसे होता है? प्रोटीन तथा लिपिड से। कई बार परीक्षा में ये दोनों ऑप्शन आते हैं, बिल्कुल सही है। कभी कभी ऑप्शन इसके स्थान पर प्रोटीन तथा फास्फोलिपिड ऑप्शन में आता है, तो ये भी सही है, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन अलग अलग एग्जाम में अलग अलग बना देता है। प्रोटीन लिपिड भी सही है, प्रोटीन और फास्फोलिपिड भी सही है, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं, तो इसका कार्य क्या है? कार्य क्या है इसका? कोशिका को आकार प्रदान करना, नंबर 1, आकार, नमी, सुरक्षा, ठीक है। और प्रकृति में मैंने एक ही बात लिखी, सजीव प्रकृति है। और इसके अतिरिक्त एक और बात आ जाती है यहाँ पर कि अर्धपारगम्य झिल्ली है। अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली। आप जानते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब क्या होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना, जिसके आर पार अणु जा सकते हैं, ठीक है। चयनित वाले, ऐसा नहीं सभी, छोटे मॉलिक्यूल जा सकते हैं, बड़े नहीं जा सकते हैं। वो उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है कि किन अणुओं को जाने दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो प्रकृति कैसी है? अर्धपारगम्य झिल्ली। और कोशिका भित्ति की कैसी थी? पारगम्य। इसकी कैसी है? अर्धपारगम्य। कोशिका भित्ति कैसी थी? निर्जीव। और ये कैसी है? सजीव है। उसका निर्माण, कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है? सेल्यूलोज का। और कोशिका झिल्ली का निर्माण कैसा होता है? प्रोटीन लिपिड का। यानी लिपिड प्रोटीन, लिपिड प्रोटीन, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन।
प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन, इस तरह से लेयर होती है। और निर्माण किसका होता है? कोशिका झिल्ली का। ठीक है, उसका कार्य क्या है? आकार, नमी और सुरक्षा। लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। ठीक है, बढ़ते हैं आगे दोस्तों। चलिए, अब कोशिका झिल्ली के जो मॉडल है, कोशिका झिल्ली के दो मॉडल बहुत ज्यादा फेमस है। एक होता है सैंडविच मॉडल, और दूसरा होता है तरल मोज़ेक मॉडल। दूसरा कौन सा है हमारा? तरल मोज़ेक मॉडल। दो मॉडल बहुत ज़्यादा फेमस है, सैंडविच मॉडल और तरल मोज़ेक मॉडल। तो सैंडविच मॉडल के बारे में पूछा जाता है कि कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन का सैंडविच मॉडल किन वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है? तो आपसे बनना चाहिए डेनियली एवं डेवसन द्वारा। ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सैंडविच मॉडल दिया था, डेनियली एंड डेवसन। ठीक है, डेनियली एवं डेवसन के द्वारा दिया गया सर्वमान्य मॉडल कौन सा है? सैंडविच मॉडल। कैसा था ये? देखो, सैंडविच को देखा आपने, ये प्रोटीन की लेयर है, ये लिपिड की लेयर है, यह प्रोटीन की लेयर है, एक लेयर खत्म, फिर प्रोटीन की लेयर है, लिपिड की लेयर है, प्रोटीन की लेयर है। तो ये वाला जो मॉडल कहलाता है ना, ये वाला मॉडल कौन सा आपका? सैंडविच मॉडल। ठीक है, तरल मोज़ेक मॉडल की बात करें तो यहाँ तरल मोज़ेक मॉडल भी दो वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। उनका नाम है सिंगर एवं निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। कई बार परीक्षा में यहां से बनते हैं प्रश्न। लिया जी? ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक सारी जितने भी कोशिकांग हैं वो कोशिका के कोशिकांग कहलाते हैं। इनके लिए हेडिंग क्या डलेगी? कोशिका के कोशिकांग। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कोशिका के कोशिकांग। ये जितने भी हमने डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करके आपको बताए थे, हम उन्हीं की बात करेंगे। तो स्टार बना के बिल्कुल आलती पालती मार करके बैठें और ध्यान से सुने। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, क्योंकि क्या है, एक बार में समझ नहीं आता तो 2 बार सुने, 3 बार सुने, 4 बार सुने, कोई दिक्कत नहीं। डेटा अपना, मोबाइल भी अपना। कोशिका के कोशिकांग। सबसे पहले अपन बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। पहले नंबर पे कौन आता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया का अन्य नाम क्या है? सूत्रकणिका, यानी हिंदी में से सूत्रकणिका कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ आप देखा था आपने? कुछ इस तरह की कोशिका की संरचना के अंदर। ये जो संरचना आपने देखी थी, ये वाली जो संरचना मैंने बनाई थी, यही क्या था आपका? माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, धीरे धीरे बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहां पर बात करेंगे हम खोज को लेके।
खोज किसके द्वारा की गई थी? सर्वप्रथम खोज करी गई थी कोलिकर के द्वारा। किसके द्वारा? कोलिकर के द्वारा। और दूसरी बार खोज का श्रेय जाता है आल्टमान। पहली खोज का श्रेय जाता है कोलिकर के द्वारा और दूसरी बार खोज का श्रेय जाता है आल्टमान। अगर दोनों ऑप्शन में आए तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोलिकर। ठीक है, अब क्यों? क्योंकि सबसे पहले इन्होंने करी थी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने खोज कहाँ करी थी? इंसेक्ट मसल में। इन्होंने खोज जहां करी थी वो कहाँ, जगह क्या है? इंसेक्ट मसल्स, यानी कीटों की मांसपेशियों में। कीटों की मांसपेशियों में, मांसपेशियों में सर्वप्रथम इन्होंने खोज करी थी। चलिए आल्टमान की बात करते हैं। तो आल्टमान ने क्या कहा था? बेसिक यूनिट ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। इन्होंने कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द बेसिक यूनिट ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, यानी कोशिका की सक्रियता मुख्य आधार। कोशिका की सक्रियता का जो मुख्य आधार है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। ये बात किसने बोली थी? आल्टमान ने बोली थी। ठीक है, इस वजह से श्रेय इनको भी जाता है। जब इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करी थी तो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम क्या दिया था? बायोप्लास्ट। क्या नाम दिया था मेरे भाइयों? बायोप्लास्ट। बायोप्लास्ट कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, यहां से प्रश्न बनता है, आईएमपी है। बायोप्लास्ट किसके लिए दिया गया था? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए दिया गया था। बायोप्लास्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? आल्टमान के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए तो खोज सर्वप्रथम कोलिकर के द्वारा की गई थी कीटों की मांसपेशियों में, दूसरी बार की गई थी आल्टमान के द्वारा। इन्होंने बताया था कि कोशिका के अंदर जो सक्रियता का मुख्य आधार है वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को ही ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं, ऊर्जा का ग्रह कहते हैं, क्योंकि क्या है वहाँ ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, बताएंगे आगे। और जब इन्होंने खोज करी थी माइटोकॉन्ड्रिया की तो नाम क्या दिया था? बायोप्लास्ट। अब प्रश्न ये बनता है, सर ये माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया? तो अगली बात बन जाएगी हमारी, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द कार्ल बेंडा। कार्ल बेंडा, ये बेंडा नहीं था, नाम थे इनका, नाम है इनका कार्ल बेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द कार्ल बेंडा द्वारा दिया गया। क्या आपको याद रहेगा? ज़्यादा कुछ लिखा नहीं मैंने बोर्ड पे, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। कोशिका के कोशिकांग में सबसे पहले कोशिकांग पढ़ने जा रहे हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हिंदी में कहते हैं सूत्रकणिका। बेटा जी सबसे पहले हमने बात उठाई थी खोज की, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर के द्वारा की गई थी कीटों की मांसपेशियों में, और दूसरी बार आल्टमान के द्वारा। जब ऑप्शन में दोनों मिल जाए तो आपको सही क्या करना है? कोलिकर। जब कोलिकर ऑप्शन में नहीं रहे तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? आल्टमान। इतनी बात आप समझते हैं। आल्टमान ने कहा कि कोशिका की सक्रियता का मुख्य आधार क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। और आल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम उस समय क्या दिया था? बायोप्लास्ट दिया था। और ये माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था? कार्ल बेंडा के द्वारा दिया गया। दोस्तों जल्दी से फटाफट लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं आगे। माइटोकॉन्ड्रिया की ही बात कर रहे हैं हम। ठीक है, आगे बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की ही बात कर रहे हैं। फिर हम बात करेंगे यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली वाला, क्या दिख पा रहा है ऊपर? ठीक है, एक दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसी झिल्ली वाला कोशिकांग है? तो आपका जवाब होना चाहिए दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। दोहरी झिल्ली यानी डबल मेम्ब्रेन,
दोहरी झिल्ली यानी डबल मेम्ब्रेन। ठीक है दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। दोहरी झिल्ली वाला यानी डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है, दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। दोहरी झिल्ली कैसे दोस्तों, देखो एक ये है और दूसरे इसके अंदर की संरचना कुछ इस तरह की है। ये आप इसमें देखेंगे कि दो झिल्ली का है, तो दोस्तों ये पहले नंबर की झिल्ली और ये दूसरे नंबर की झिल्ली। तो कितनी झिल्ली है, दो झिल्ली। अंदर ये जो संरचना बन रही है, ये वाली गोल गोल संरचना, और इन्हीं को बोला जाता है क्रिस्टी। क्या बोला जाता है, क्रिस्टी। प्रश्न बनता है कि क्रिस्टी कहां पाई जाती है, क्रिस्टी कहां पाई जाती है, तो आपका जवाब क्या होगा, क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। ठीक है, इन्हीं क्रिस्टी के अंदर श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं, श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं, श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं जो श्वसन की क्रियाविधि करते हैं। ठीक है, श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं और इन एंजाइम का कार्य क्या है, श्वसन की क्रियाविधि, श्वसन की क्रियाविधि, श्वसन की क्रियाविधि, श्वसन की क्रियाविधि। दूसरा प्रश्न यहीं से बनता है कि श्वसन की क्रियाविधि कहां संपन्न होती है, तो क्या बोलेंगे आप, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। श्वसन की क्रियाविधि कहां संपन्न होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, दूसरा प्रश्न, श्वसन की क्रियाविधि से क्या प्राप्त होता है, रिजल्ट हमें क्या मिला, प्रोडक्ट क्या था हमारा, ऊर्जा। श्वसन की क्रियाविधि कहां होती है, तो आप बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। और श्वसन की क्रियाविधि से क्या प्राप्त हुआ, ऊर्जा यानी एनर्जी। ठीक है, और ऊर्जा प्राप्त होने की वजह से ही यहां से एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने निकल के आती है कि ऊर्जा का एक ही स्रोत है माइटोकॉन्ड्रिया। इसी वजह से इसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। यहां से क्या प्रश्न बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है, ऊर्जा ग्रह कहा जाता है, एनर्जी हाउस ऑफ सेल। क्या कहते हैं, एनर्जी हाउस। और क्या बोलते हैं, बहुत काम की चीजें दिख नहीं रहा है, चलो यहां लिख देता हूं, एनर्जी हाउस। इसके अतिरिक्त इनको क्या बोलते हैं, पावर हाउस। पावर हाउस, पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस किसे बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। क्या दिमाग में जा रही है, नहीं जा रही, देखो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह, शक्ति ग्रह, एनर्जी हाउस। ठीक है, एनर्जी हाउस, शक्ति ग्रह, ऊर्जा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा प्राप्त होती है और ऊर्जा वहां प्राप्त होगी जहां पर श्वसन की क्रियाविधि होती है। और श्वसन की क्रियाविधि कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और श्वसन की क्रियाविधि के लिए क्या जरूरत है, श्वसन एंजाइम। वो श्वसन एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, क्रिस्टी। इसका मतलब ये कि क्रिस्टी भी कहाँ पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद और बात करें। ये सारी की सारी प्रोसेस होने के लिए एक चक्र में चलती रहती है। ये सारी की सारी श्वसन की क्रियाविधि जो चक्र में चलती रहती है। तो श्वसन की क्रियाविधि के लिए क्या चलता है, चक्र। श्वसन की विधि के लिए क्या चलता है, चक्र चलता है। और उस चक्र का नाम क्या है, क्रेब्स, क्रेब्स चक्र। ये प्रश्न फिर से निकल के आता है यहां पर, क्रेब्स चक्र। तो क्रेब्स चक्र कहां चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है। क्रेब्स चक्र कहां चलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है। हजारों बार पूछा गया है, क्रेब्स चक्र कहां चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है। और क्रिस्टी कहां पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जाती है। श्वसन एंजाइम कहां पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं, क्रिस्टी के अंदर पाए जाते हैं। और श्वसन की क्रियाविधि से क्या बनता है, ऊर्जा। और ऊर्जा बनने के कारण ही माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, ऊर्जा ग्रह कहा जाता है, एनर्जी हाउस नाम दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर बढ़ते हैं आगे।
ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो दोस्तों, यहां पर जो ऊर्जा प्राप्त हुई वो किस रूप में हुई? एटीपी के रूप में हुई। किस रूप में हुई? एटीपी के रूप में। और ये क्या है? ये शरीर की सक्रिय ऊर्जा है एटीपी के रूप में। इसका पूरा नाम लिख देता हूं, इसका पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमारे शरीर में जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। इसका पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये शरीर की सक्रिय ऊर्जा है, शरीर की सक्रिय ऊर्जा है। यह शरीर की कैसी ऊर्जा है? सक्रिय ऊर्जा है, ठीक है। और एटीपी को ही कहा जाता है ऊर्जा मुद्रा। ऊर्जा मुद्रा यानी एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी, ठीक है। ये बना यहां से हमारा फिर से प्रश्न, एनर्जी मुद्रा या ऊर्जा मुद्रा या एनर्जी करेंसी किसे बोला जाता है? तो एटीपी को कहा जाता है। और इसके साथ एक और बात ध्यान रखना आप, क्या बात है? कि ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में ही पाया जाता है डीएनए, और इसी में पाया जाता है श्वसन एंजाइम। श्वसन एंजाइम, डीएनए भी पाया जाता है, श्वसन एंजाइम भी पाए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए डीएनए तीन ही जगह मिलेगा, केंद्र के अंदर और यहाँ पर डीएनए के अंदर, और दूसरा होता है हरित लवक के अंदर। इन तीनों जगह पाया जाता है। तो ये डीएनए पाए जाने की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप को अगर अलग भी करता है तो सर्वाइव कर पाता है, क्योंकि यहाँ तो ऊर्जा पैदा ही हो रही ना, इसको किसी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि वह कौन सा कोशिकांग है, क्या बोल सकते हैं, किस कोशिकांग को कोशिका के अंदर कोशिका नाम दिया जाता है। यहां से प्रश्न बना था क्या? किस कोशिकांग को कोशिका के अंदर किस कोशिकांग को कोशिका के अंदर कोशिका नाम दिया जाता है? कोशिका नाम दिया जाता है, नाम दिया जाता है। तो किस कोशिकांग को कोशिका के अंदर कोशिका नाम दिया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों नाम दिया जाता है? क्योंकि बेटा जी एक बात समझिए ना, बैक्टीरिया के अंदर भी क्या होता है? बैक्टीरिया के अंदर भी डीएनए होता है और एंजाइम होते हैं, बाकी वहाँ कुछ नहीं होता। तो बैक्टीरिया एक जीवाणु को भी तो हम कोशिका मान रहे हैं, और वही की वही प्रॉपर्टी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में भी है। अगर आपको एक और प्रश्न बन जाता है कि किस कोशिका को कोशिका के अंदर कोशिका नाम दिया गया, तो आप माइटोकॉन्ड्रिया बोल ही देना। अगर तुलना करने का बोल दें कि अगर जीवाणु की तुलना किससे की जाए, तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, क्योंकि सेम टू सेम प्रॉपर्टी शो हो रहा है। चलिए ठीक है, यहां पर भी डीएनए पाया जाता है और बैक्टीरिया के अंदर भी क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है, ठीक है। चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। एक प्रश्न ऐसा बनता है कि किस कोशिकांग में स्वयं का डीएनए पाया जाता है? किस कोशिकांग में स्वयं का डीएनए पाया जाता है? किस कोशिकांग में स्वयं का डीएनए पाया जाता है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिकांग है जिसमें अपना स्वयं का डीएनए पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। कुछ चीजें ऐसी होती है जो मैं बोलता हूँ वो लिख लिया करो आप, ठीक है। चलिए तो आज का ये सेशन यहीं तक रखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज आप अपना जो वीडियो सेशन है आज यहीं रखते हैं। अगली बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों के बीच में शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल मत करना। ऐसा नहीं करना कि भैया हमारा फायदा हो दूसरे का फायदा ना हो, भला नहीं हो, ऐसा बिल्कुल मत करना। दूसरों का भला करोगे तो सबसे पहले वो अपना भला होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।